आज मैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द वेल। फिल्म की शुरुआत में एक अमेरिकी पेंटिंग रेस्टोरेशन एक्सपर्ट लिसा ग्रे लाजियो शहर से बाहर के इलाके की ओर जाने वाली बस में होती है। कुछ ही समय बाद बस रुकती है और 3 लोगों का एक ग्रुप जिसमें 2 औरतें और एक आदमी शामिल हैं उसमें चढ़ते हैं। वो टूरिस्ट की तरह दिखते हैं और तुरंत लिसा से बातचीत शुरू कर देते हैं। ये पता चला कि 2 औरतें ट्रेसी और मेडिसन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं और आदमी टोनी उनका इटालियन गाइड है। वो स्थानीय जीवों का अध्ययन करने के लिए सांबुची गांव के बाहरी इलाके में जा रहे हैं। लिसा ने अपने बारे में बताया और बताया कि वो भी उसी गांव में जा रही है। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है और चारों लोग अपने जगह पे पहुंचते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो पास के जंगल में अपना कैंप लगाने जा रहे हैं। दूसरी ओर लिसा के पास होटल रिजर्वेशन है जो बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं है। वो अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले कुछ दिनों बाद एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। अगली सुबह लिसा अपने होटल के बाहर बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तभी एक लोकल नौजवान उसके पास आया। वो उसे बताता है कि उसे इस जगह पे कोई बस नहीं मिलेगी और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लिसा जवाब देती है कि वो मालवीजी हवेली जा रही है और वो नौजवान उसे वहाँ छोड़ने का ऑफर देता है। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी। लिसा ने ऑफर स्वीकार कर लिया और दोनों पैदल ही उस जगह की ओर चल पड़े। रास्ते में नौजवान ने अपना नाम मार्कस बताया और लिसा ने भी अपना नाम बताया। वो जल्द ही मालवीजी हवेली पहुंचते हैं जो महान ऐतिहासिक महत्व वाली एक बड़ी पुरानी इमारत है। मार्कस उसे सामने के दरवाजे तक ले जाता है और जाने से पहले बताता है कि वो पास में एक पब चलाता है। जब भी उसके पास खाली समय होता है तो वह उसे अपने पास आने के लिए इनवाइट करता है और फिर चला जाता है। जब वो हवेली के अंदर पहुंची तो उसकी मालकिन मिसेस एम्मा फोस्का मालवीजी ने लिसा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वो एक सिंगल मदर हैं जो इतनी उम्र होने के बावजूद बेहद यंग और फिट दिखती हैं। एम्मा तुरंत लिसा को ऊपर ले जाती है जहां वो पेंटिंग रखी होती है जिसे मरम्मत की जरूरत होती है। पता चला ये आग में डैमेज हो गई थी और इस वक्त इसकी सतह मोटे काले जले हुए परत से ढकी हुई है। लिसा ने पेंटिंग की सावधानी पूर्वक जांच की और बताया कि पूरी प्रोसेस में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन ये सुनकर एम्मा अचानक अपना टोन बदलती है। वो थोड़ा हैरान होकर डराते हुए कहती है कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा काम होना चाहिए। लिसा ने कहा कि वो तुरंत काम करना शुरू कर देगी और पेंटिंग वाले कमरे में सोने की रिक्वेस्ट करती है। एम्मा उसकी बात को मान जाती है और काम शुरू करने के लिए उसे छोड़ देती है। उस रात इटालियन गाइड टोनी सांबुका गांव के पास जंगल में एक माइक्रोफोन सेट करता है। फिर वो अपने टेंट में वापस चला जाता है और शांति से माइक्रोफोन के जरिए आने वाले आवाजों को सुनता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक कि उसे एक अजीब सी चीख की आवाज नहीं सुनाई देती। उसे डर है कि उसका माइक्रोफोन डैमेज हो गया होगा और उसने मामले की जांच करने का फैसला किया। हालांकि कुछ सेकंड बाद हमें उसकी दर्द से चिल्लाते हुए आवाज सुनाई पड़ती है। चीखों से चौंककर दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट तुरंत अपने टेंट में जाग जाती है। मेडिसन ट्रेसी को अकेला छोड़ देती है और अपने गाइड की तलाश में जंगल में चली जाती है। जल्द ही उसे टोनी की खून से सनी टोपी दिखती है जो उनके कैंप से ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद मेडिसन टेंट में लौटती है और कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझा पाती अचानक कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है। ट्रेसी अब बिल्कुल अकेली और डरी हुई है। वो सावधानी से तंबू से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर मेडिसन को दिखाया जाता है जो एक कम रोशनी वाली कोठरी में सलाखों के पीछे होती है। उसने देखा कि रोको नाम का एक आदमी पास की दूसरी कोठरी में उल्टी कर रहा है। जैसे ही वो चारों ओर देखती है उसे ट्रेसी और टोनी भी उन्हीं कोठरी में दिखाई देते हैं। दरअसल ये पूरी जगह एक गोलाकार जेल की तरह दिखती है जिसके सेंटर में एक कुआं है। हवेली में लिसा एम्मा और उसकी बेटी जूलिया के साथ खाना खा रही है। लिसा जूलिया के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो किस ग्रेड में पढ़ती है। लेकिन जूलिया अचानक अपना चम्मच गिरा देती है और बिना कुछ कहे मेज से चली जाती है। एम्मा जूलिया के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बताती है कि जूलिया स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी से जूझ रही है। वो 13 साल की है लेकिन अपनी उम्र के अनुसार बर्ताव नहीं करती है। ये सुनकर लिसा ने रात के खाने के लिए एम्मा को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। एरूडा अत्यंत पीली त्वचा वाला एक मस्कुलर आदमी धीरे धीरे वो एंटर करता है। वो बिच के कुएं की ओर आगे बढ़ने से पहले हर कैदी की जांच करना शुरू कर देता है। अपने गुस्से पर काबू करने में नाकाम टोनी एरूडा पर चिल्लाना शुरू कर देता है और बाहर जाने की मांग करता है। लेकिन एरूडा चुप रहता है और उसे वापस लाने से पहले एक स्टील की बाल्टी को कुएं में गिरा देता है। टोनी बहुत गालियां देते रहता है जब तक कि एरूडा नाराज नहीं हो जाता। वो टोनी की कोठरी के पास जाता है और कसाई के चाकू से उसकी पीठ में वार कर देता है। डरी हुई औरतें देखती हैं कि एरूडा टोनी के शरीर को कुएं में खींचता है और उसे अंदर फेंक देता है। हवेली में लिसा धीरे धीरे पेंटिंग रिस्टोरेशन का काम शुरू कर देती है। वो अपने काम में बेहद तल्लीन है। तभी अचानक उसे काली परतों के नीचे छिपा हुआ एक अजीब बिल्ली जैसा चेहरा दिखाई देता है।
लिसा इससे आकर्षित हो जाती है और चेहरे से गाढ़े काले दाग को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन अचानक कमरे में चारों ओर एक तीखी चीख गूंजती है जिससे वो चौंक जाती है। वो डरकर थोड़ा पीछे हटती है और गलती से अपने औजार से उसकी उंगली कट जाती है। परेशान होकर लिसा सावधानी से अपना दस्ताना हटा देती है, लेकिन उसका खून पेंटिंग पर गिर जाता है। फिर सीन कट होकर हमें कोठरी में दिखाते हैं जहां रॉको नेल कटर से एक फाइल का उपयोग करके भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना घबराया है कि फाइल फिसल जाती है और नीचे नाली में गिर जाती है। रॉको फिर मेडिसन की ओर मुड़ता है और बताता है कि उसकी कोठरी के नीचे एक रास्ता है, लेकिन अब उसने अपना औजार खो दिया है। अगर वो उसे भागने में मदद करते हैं तो वो बैकअप लाने का भी वादा करता है। मेडिसन अपना चाकू उसकी ओर फेंकती है और रॉको उसे पकड़ लेता है। उस रात जब लिसा सो रही थी, एक नंगा भयानक जीव कमरे में प्रवेश करता है और उसके बगल में लेट जाता है। वो उसे छूना शुरू कर देता है, प्यार से अपना हाथ उसकी गर्दन पर ले जाता है, लेकिन फिर उसने लिसा का गला दबा दिया, जिससे लिसा घबराहट में जाग गई। उस जीव का चेहरा बेहद भयानक है। लिसा का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वो झटके से जाग जाती है और खुद को कुर्सी पर बैठा पाती है। उसकी नजर तुरंत पेंटिंग पर पड़ती है जो उसके ठीक सामने है। वो बहुत डर गई जब पेंटिंग में एक आकृति बिल्कुल उस जीव के समान दिखती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। लिसा धीरे धीरे पेंटिंग के पास पहुंचती है, तभी अचानक जूलिया कमरे में आती है। वो उसे भाग जाने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि पेंटिंग शापित है। जाने से पहले जूलिया ने गुस्से में कहा कि अगर लिसा पेंटिंग को रिस्टोर करती है तो वो हमेशा के लिए हॉन्टेड हो जाएगी। सकुलर जेल में कैदियों के लिए हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। एरूडर एक बार फिर आता है और धातु की बाल्टी को कुएं में गिरा देता है। अंधेरे से दो डरावने हाथ बाहर निकल आते हैं और कुएं के अंदर की बाल्टी को पकड़ लेते हैं। वहां जो भी जीव रहता है वो अपनी कलाई काटकर अपना खून बड़ी मात्रा में बाल्टी में बहा देता है। फिर एरूडर बाल्टी को वापस ऊपर खींचता है और रॉको की कोठरी की ओर जाने से पहले उसे एक तरफ रख देता है। मेडिसन को एहसास होता है कि अगर रॉको मर गया तो कोई भी इस नरक की जगह से बच नहीं पाएगा। बहादुरी दिखाते हुए वो राक्षस को ताना मारना शुरू कर देती है। प्लान काम करता है और एरूडर उसके कोठरी के पास जाता है। उसे कोठरी से बाहर निकलकर बेरहमी से उसके चेहरे की खाल उतारता है और उसको कुएं में फेंक देता है। आखिरकार हमें वो जीव देखने को मिलता है जो कुएं के अंधेरे में छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही भयानक, बदसूरत और डरावना जीव है जो मेडिसन की अतड़ियों को खाने लगता है। हवेली में परेशान लिसा ने एमा के साथ पेंटिंग के बारे में बातचीत की। वो अनजाने में बताती है कि जूलिया ने उसे पेंटिंग के बारे में कुछ शापित कहानियां सुनाई थीं, लेकिन एमा ने दावों को खारिज कर दिया और दावा किया कि जूलिया हमेशा ही अपने दिमाग में अजीब काल्पनिक कहानियां बनाती रहती है। वो लिसा से अपने काम पर ध्यान फोकस करने की रिक्वेस्ट करती है और उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी होती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ते दबाव के कारण लिसा काम पर वापस जाने से पहले कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाई लेती है। वो काम शुरू करने ही वाली थी कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सावधानी से जांच करने जाती है, लेकिन मेडिसन को गंभीर रूप से घायल और बाथटब में रोते हुए देखकर बहुत डर जाती है। डर से घबराते हुए लिसा कमरे से बाहर भागती है और एमा से टकराती है। इससे भ्रम टूट जाता है और लिसा को पता चलता है कि बाथरूम में और कोई नहीं है। एमा उसके बार बार ऐसे बर्ताव से बेहद नाराज हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो उसे पछताना पड़ेगा। इस बीच जेल में रोको आखिरकार गटर को ढकने वाली जाली को निकालने में कामयाब हो गया। वो खुश है और पहले उसमें घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कुछ भयानक घटता है। दो दुबले पतले हाथ उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे की स्किन को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। वो डरावना जीव उसके मांस को खाने से पहले उसे तुरंत मार देता है। हवेली में जबकि लिसा पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जूलिया एक बार फिर उससे मिलने आती है। जूलिया ने खुलासा किया कि पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी और इसमें उसकी मां को इंसान की बलि देते हुए दिखाया गया है। गोरान नाम के एक राक्षसी प्राणी को बुलाने के लिए एक बार जब राक्षस प्रकट हुआ तो एमा ने उसे फंसा लिया और तब से जवान बने रहने के लिए उसके खून का इस्तेमाल कर रही है। वो कहती हैं कि अगर आधी रात से पहले पेंटिंग पर लाल चंद्रमा चमकता है तो श्राप अगले 500 सालों के लिए और बढ़ जाएगा। अपनी बात को साबित करने के लिए जूलिया पकड़े गए आखिरी 3 लोगों के बारे में बताती है, जिसमें 2 लड़कियां, एक काली और एक सुनहरे बालों वाली और एक लड़का। ये जानकारी उन 3 टूरिस्ट से बिल्कुल मिलती है जिनसे लिसा बस में मिली थी। इसके बाद जूलिया लिसा को उस जगह पर ले जाती है जहां कैदियों को रखा जा रहा है। जैसे ही वो पास जाते हैं वे देखते हैं कि एरूडर एक दरवाजा खोल रहा है और तहखाने में उतर रहा है, लेकिन तभी एमा अपनी बेटी को बुलाती है, इसलिए जूलिया ना चाहते हुए चली जाती है। कैदियों की मदद करने के उद्देश्य से लिसा ने एक लोहे का डंडा ले लिया और सावधानी से नीचे की ओर चली गई। वो एक दरवाजे से निकल जाती है और एरूडर के पीछे पीछे तहखाने तक चली जाती है। लिसा एरूडर को काल कोठरी के अंदर जाते हुए देखती है, लेकिन गलती से लोहे के डंडों से टकरा जाती है, जिससे बहुत शोर होता है।
सौभाग्य से एरुडा देखने के लिए आने से पहले वो पास की टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद लिसा जहाँ छिपी हुई थी वहां से कटे हुए हाथों और पैरों पर कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर एरुडा को लगता है कि शोर चूहों के कारण हुआ था और कमरे में वापस चला जाता है। कुछ ही समय बाद जब एरुडा अंदर आता है तो ट्रेसी बहुत डर जाती है और उसके कोठरी को खोलता है। वो बहादुरी से उस पर हमला करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेसी जागती है तो वो देखती है कि एरुडा उसके ऊपर एक लाल गर्म चाकू लेकर खड़ा है। वह बिना किसी सोच के चाकू को उसके चेहरे पर दबाता है जिससे उसकी स्किन जल जाती है। फिर वो ट्रेसी को ऊपर उठाता है और धीरे धीरे उसे कुएं में गिरा देता है। ठीक उसी समय पर लिसा लोहे के डंडे से अरुता के सिर पर पीछे से वार करती है। एरुडा नीचे गिर जाता है और कुछ देर के लिए होश खो देता है। लिसा इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेसी को कुएं से बाहर खींचती है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। इस बीच एरुडा धीरे धीरे होश में आता है और आसपास देखता है। वो रॉको के आधे खाए हुए शरीर के साथ कोठरी में एक खुले जगह को देखता है। वो बहुत डर जाता है जब उसे पता चलता है कि जो राक्षस कुएं की गहराई में कैद था वो अब आजाद है। उसका डर सच साबित होता है जब वो पीछे मुड़ता है और राक्षस जैसे जीव को अपने सामने खड़ा देखता है। ये पता चलता है कि ये राक्षस गोरान है जिसे एमा ने सदियों पहले कैद किया था। इसके बाद राक्षस बेरहमी से हमला करता है और एरुडा का मांस खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है ट्रेसी और लिसा पर जो हवेली के बाहर पहुंचने में कामयाब रहे। मार्कस को वहां पाकर उन्हें राहत मिली, लेकिन यहाँ अलग मोड़ आता है। मार्कस ट्रेसी को अपने तीर से मार देता है। फिर वो लिसा को पेंटिंग वाले कमरे में जाने को कहता है। अंदर वो एमा और कई लोगों के साथ उस बदसूरत जीव को देखती है जिसने सपने में उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। वो मोमबत्तियां पकड़े हुए हैं और आधी रात आने का इंतजार कर रहे हैं। एमा फिर लिसा को घड़ी के 12 बजने से पहले पेंटिंग खत्म करने का आदेश देती है। न चाहते हुए लिसा अपना काम फिर से शुरू करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है एमा की तस्वीर कैनवास पर सामने आ जाती है। एमा के ठीक बगल में मार्कस की तस्वीर बनी हुई है और वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सब कुछ बर्बाद होता लगता है। तभी अचानक जूलिया मोमबत्ती लेकर कमरे में आती है। वो सभी को पीछे हटने को कहती है, नहीं तो वो पेंटिंग में आग लगा देगी। इसके बाद जूलिया गुस्सा हो जाती है और एमा पर उसे एक छोटी लड़की के शरीर में सदियों से फंसाने का आरोप लगाती है। उसकी बातों से एमा गुस्सा हो जाती है और मार्कस को उसे मारने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता लिसा ने मार्कस के चेहरे पर सफाई करने वाला केमिकल फेंक दिया। ये देखकर एमा गुस्से से लिसा पर तीर से हमला कर देती है। जैसे ही मार्कस उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है चांद की रोशनी कमरे में आ जाती है। ये हर किसी को छूती है, उन्हें उनके असली बुढ़ापे वाले रूप में बदल देती है। एक के बाद एक वो सूख जाते हैं और सूखे मांस के गोले में बदल जाते हैं। लिसा और जूलिया डरते हुए देखती हैं कि एमा तेजी से बूढ़ी हो रही है, फिर राख में तब्दील हो रही है और गायब हो जाती है। फिर जूलिया भी बदलना शुरू हो जाती है। वो लिसा को अलविदा कहती है और बदलते वक्त हमें दिखाई पड़ता है कि उसकी उम्र जवान लड़की से कई ज्यादा थी। अब अकेली लिसा, जिसके पेट में तीर लगा है, लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर आती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे सामने से गोरान आता हुआ दिखाई देता है जो सीधा उसकी तरफ आता है। लिसा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन गोरान ने उस पर जोर से हमला करना शुरू कर दिया। हताश होकर लिसा पेंटिंग के पास पहुंचती है और मंत्र वाले हिस्से को साफ करना शुरू कर देती है। जैसे ही गोरान दरवाजा तोड़ता है वो पेंटिंग से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र सुनकर गोरान राक्षस बहुत ही डरावनी आवाज में चीखता चिल्लाता है और बाद में फर्श पर गिर जाता है। फिर 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिसा को हवेली में देखा जाता है। वो अभी भी उतनी ही जवान है जितनी तब थी जब वो पहली बार सांबुके आई थी। नीचे हम डॉक्टरों की एक टीम और गोरान को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, लेकिन एक टेबल से कसकर जकड़ा हुआ है। लिसा उनके पास आती है और डॉक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश देती है। डॉक्टर उसकी बात मानता है और गोरान के गले में एक सिरिंज इंजेक्ट करता है जिससे उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल जाती है। ये जाहिर है कि लिसा ने गोरान को फंसाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया और उसके खून का इस्तेमाल हमेशा जवान रहने के लिए किया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।